हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 23rd एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 22nd एपिसोड में हमने प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज को कवर कर दिया था। अब तक जितने भी एपिसोड्स हमने कवर किए हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस 23rd एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए एक बिजनेस के पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। बेसिकली इन टूल्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और सेकंड हमारे पास आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में से बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है और कैसे ये टूल्स यूज किए जाते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, ये हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इकोनॉमिक्स में से माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के रिटन नोट्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बेसिकली कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह के टूल्स हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को कंपेयर करने के लिए। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टू स्टेटमेंट्स आती हैं। फर्स्ट इज बैलेंस शीट एंड द सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इसके नेम से ही पता चलता है कि ये कौन सा टूल है, कंपैरेटिव। यानी ये एक ऐसा टूल है जो यूज किया जाता है टू और टू से ज्यादा ईयर्स की कंपैरिजन करने के लिए। तो यहां पर हमें कह रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द टूल्स which are used to compare the figures of two or more than two accounting period। यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को कंपेयर करने के लिए, और कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट 2 इयर्स होने चाहिए, और एग्जाम में हमें 2 इयर्स का कंपैरिजन ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं these statements will help in understanding the performance of a business over the period। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं एज अ टूल, एज अ टेक्निक, ताकि हम 2 इयर्स के बीच में कंपैरिजन कर पाएं और ये फाइंड आउट कर पाएं कि ओवर द पीरियड हमारा जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाला वो टूल है जिसमें 2 से ज्यादा ईयर्स का कंपैरिजन किया जाता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इट इंक्लूड्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेकेंड हमारे पास आता है बैलेंस शीट। तो आज के इस लेक्चर में हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऐसा टूल होने वाला है जिसमें हम बैलेंस शीट की सभी आइटम्स को कंपेयर करेंगे। 2 और मोर देन 2 इयर्स की फिगर्स हम साथ में रखेंगे और कंपेयर करेंगे कि बैलेंस शीट की जो फिगर्स हैं उनमें क्या चेंजेस आए। चेंजेस हम दो रूप में फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा इन परसेंटेज।
तो यहां पर हमें कह रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इट इज अ टाइप ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, विच इज यूज्ड टू कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा टूल है जिसको यूज किया जाता है बैलेंस शीट की फिगर्स को कंपेयर करने के लिए। इट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ओवर द पीरियड। यानी ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि बैलेंस शीट बेसिकली एक बिजनेस की परफॉर्मेंस नहीं, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल वीकनेस को प्रेजेंट करती है। तो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है ओवर द पीरियड, तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही वो टूल है जिसको यूज करके हम बैलेंस शीट की फिगर को एनालाइज कर सकते हैं ओवर द पीरियड। तो क्योंकि ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, इसलिए कंपैरिजन करने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया जाता। विदाउट बैलेंस शीट के फॉर्मेट से आपको खुद ब खुद फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है और फिर एनालिसिस करना होता है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। 11th क्लास में हम बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते थे, लेकिन अब हम वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं। यानी हमारी स्टार्टिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से और एंडिंग होती है एसेट से। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, प्रीवियस ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट, चेंज एंड लास्ट में परसेंटेज। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको प्रीवियस ईयर का डाटा और करंट ईयर का डाटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने के लिए आपको दो कॉलम्स और प्रिपेयर करने होंगे। फर्स्ट कॉलम इज एब्सोल्यूट चेंज एंड द सेकंड कॉलम इज चेंज इन परसेंटेज। चेंज का मतलब यहां पर है कि ओवर द पीरियड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहां पर शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 5 लाख, प्रीवियस ईयर का डाटा, और करंट ईयर हमारे पास गिवन है 7 लाख। तो सबसे पहले हमें चेंज फाइंड आउट करना होगा, और चेंज फाइंड आउट करना मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सो करंट ईयर 7 लाख है, प्रीवियस ईयर 5 लाख है, चेंज हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स रहने वाली हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड स्टेटमेंट है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको इजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सारा डाटा आपको गिवन होगा। बस आपको 2 कॉलम्स और प्रिपेयर करने, जिसमें से फर्स्ट क्या है, चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। चेंज फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट आपको परसेंटेज में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। परसेंटेज में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपने चेंज फाइंड आउट किया उसको आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। यानी हमारे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो चेंज हमारे पास कितना आया, 2 लाख, और प्रीवियस ईयर का डाटा हमारे पास है 5 लाख। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में होगी और वही हमारा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन में बस आपको 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। पहला, आपको फॉर्मेट आना चाहिए, जो भी फॉर्मेट आपके सामने दे रखा है। दूसरा, चेंज फाइंड आउट करना है, एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, और चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो भी हमें मेंशन करना है। नेगेटिव आंसर का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी करंट एसेट्स दे रखी हैं 3 लाख प्रीवियस ईयर की, और अब आपकी करंट एसेट्स हो चुकी हैं 2 लाख। तो अगर आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी 2 लाख माइनस 3 लाख, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा।
नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको सॉल्व नहीं करना है, आप नेगेटिव को भी सॉल्व करोगे, बस आंसर जो है वो ब्रैकेट में मेंशन करोगे ताकि पता चल जाए कि इसका चेंज नेगेटिव में है। और इसकी परसेंटेज भी सेम वैसे ही फाइंड आउट करनी है जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया, यानी चेंज आएगा 1 लाख, प्रीवियस ईयर का डाटा 3 लाख, मल्टीप्लाई 100। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो परसेंटेज भी आपकी नेगेटिव में आएगी, इसलिए वो भी आपने ब्रैकेट में ही मेंशन करनी है। तो ये सारा फॉर्मेट आपको एज इट इज फॉलो करना है, जिसमें से 2 कॉलम्स आपको ऑलरेडी दे रखे होंगे कंपैरिजन करने के लिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। चेंज और परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है, और वो सभी की फाइंड आउट करनी है। सभी की मतलब टोटल का भी चेंज आपने फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। देन इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, जिसमें डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आती हैं। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट एसेट साइड, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, और करंट एसेट्स जैसे कि डेटर्स, इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, ये सब इसमें काउंट होंगे। जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उन सभी एलिमेंट्स का आपने चेंज फाइंड आउट करना है और उन सब की परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा ऑलरेडी गिवन होगा, बस चेंज और परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दिए। जितनी ज्यादा जल्दी आप शेयर करोगे उतनी ही जल्दी आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो शेयर करते रहिए। चलिए सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। अब इसमें देखा जाए तो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ उसकी एलिमेंट्स दे रखी हैं। हमें खुद ब खुद इसको पुट करना होगा फॉर्मेट में और उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलिए सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड को प्रिपेयर करना है, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन सेकेंड नंबर पे हमारे पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में हमारे पास आएगा करंट लायबिलिटीज। टोटल का कॉलम हमें इंसर्ट करना है क्योंकि टोटल में भी हमें चेंज और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही सेकंड हमारे पास आएगा एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हमारे पास आएंगी नॉन करंट एसेट्स, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया गया,
लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया होता है, तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई चांस नहीं लेना है, इसलिए वेल प्रिपेयर्ड करके जाइएगा। सेकेंड हमारे पास आता है करंट एसेट्स। अब इसमें हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू पुट करनी है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इस सीक्वेंस में नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। चलिए तो एक एक करके हम डाटा यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड 15 लाख एंड 22,50,000। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड हमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, तो हम यही एज्यूम करेंगे ये शेयर होल्डर्स फंड में ही काउंटेड है, हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं दे रखे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 19 लाख, देन 22,50,000। यस 15 लाख है, ओके यहां पर 15 लाख है। चलिए अब इसको हम चाहें तो एक साथ ही हॉरिजॉन्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी हम इस सीक्वेंस में जा सकते हैं, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है। चलिए तो एक साथ हम इसको कंपेयर करते जाते हैं साथ के साथ। चेंज फाइंड आउट करना है, चेंज का मतलब है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में भी हमें लिखना ही पड़ेगा। तो 22,50,000 माइनस 15 लाख, ये हमारे पास आएगा 7,50,000। चेंज हमारे पास आ चुका है। 7,50,000 को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 7,50,000 चेंज डिवाइडेड बाय 15 लाख प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 50% आ जाएगा। ऐसे ही हमें सबके साथ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज। हमें नॉन करंट लायबिलिटी का पूरा ब्लॉक दे रखा है। हो सकता है कई बार आपको नॉन करंट लायबिलिटी का ब्लॉक नहीं बल्कि उसकी आइटम्स दी हूं, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो उन सबको सेपरेट लिखेंगे, प्लस करके नहीं। तो ये हमारे पास सेम है 7,50,000, यानी कोई चेंज नहीं आया इसमें। अगर कोई चेंज नहीं आया तो चेंज ब्लैंक रहेगा, और अगर चेंज नहीं आया तो परसेंटेज भी ब्लैंक रहेगी, यानी हमें यहां पर कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है करंट लायबिलिटीज 2,50,000 एंड 7,50,000। तो 2,50,000 एंड 7,50,000, तो ये हमारे पास चेंज आएगा 5 लाख करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई 100, यानी 200%। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो हम एनालिसिस करने के बाद देख सकते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स फंड है वो 50% से इंक्रीज हुए हैं, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज है वो 200% से इंक्रीज हुई हैं। हालांकि एनालिसिस करना आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट में अब आपको यहाँ पर टोटल भी करना पड़ेगा और उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले प्रीवियस ईयर का टोटल करेंगे, 15 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 2,50,000, ये हमारे पास आएगा 25 लाख। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है 22,50,000, 7,50,000 अगेन 7,50,000, तो ये हमारे पास आएगा 37,50,000। अब इसको भी कंपेयर करेंगे, यानी 37,50,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 25 लाख, तो ये हमारे पास आएगा 12,50,000
50,000। हम इसको भी प्लस करके देख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी 5 लाख एंड 7,50,000, 12,50,000। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई 100, यानी ये हमारे पास चेंज कितना आएगा 50%। बिल्कुल। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 और 200 को प्लस करके हमारा 250 भी आना चाहिए था। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये सेम आएगा, क्योंकि ये आप प्लस नहीं कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली आप कंपेयर कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन में हमें ये पता चला है कि हमारी जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो 50% से इंक्रीज हुई हैं। चलिए ऐसे ही अब हम एसेट साइड का कंपैरिजन कर लेते हैं। एसेट साइड हमें डायरेक्टली नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं 17,50,000, 26,25,000। तो यहां पर हम लिख देते हैं 17,50,000, 26,25,000। बिल्कुल। तो चेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। 26,25,000 माइनस 17,50,000, ये हमारे पास आएगा 8,75,000। मतलब है इजी, बस आपको वही 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर नहीं करोगे, नहीं तो सारी वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगी। कई बार करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने पर नेगेटिव वैल्यू आती है, वो आ सकती है, तो उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, वो भी ब्रैकेट में लिखोगे। अगर कोई चेंज नहीं आता तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, जैसे कि हमने यहां पर किया। टोटल का भी परसेंटेज और चेंज आपने फाइंड आउट करना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। चेंज 8,75,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 17,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 50%। सिमिलरली लास्ट हमारे पास है करंट एसेट्स 7,50,000, 11,25,000। 11,25,000। बिल्कुल। तो चेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट ईयर दैट इज 11,25,000 माइनस प्रीवियस ईयर दैट इज 7,50,000, ये हमारे पास आएगा 3,75,000। चेंज कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर से, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये इजी के मार्क्स हैं। बिल्कुल बहुत इजीली आपको ये मार्क्स गेन करवा सकता है। तो ये भी हमारे पास आएगा 50%। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं। 17,50,000 प्लस 7,50,000, यानी सेम ही आएगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी सेम होती हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। और इसका कितना आएगा 37,50,000। चेंज 12,50,000 ही आएगा, और परसेंटेज भी 50% ही आएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें डाटा तो गिवन था लेकिन फॉर्मेट नहीं गिवन था। आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ा और फिर आपका आंसर आ गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको पूरा फॉर्मेट दे रखा होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा फॉर्मेट दे रखा है। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला गया है। इक्विटी, एसेट्स, उसके सब कंपोनेंट्स सब दे रखे हैं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सेम यही चीज अपने आंसर शीट में उतार लेनी है। बस याद इतना रखना है कि इन्होंने 2 कॉलम दे रखे हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के कॉलम्स बनाकर ये अमाउंट लिखनी है, लेकिन साथ में 2 कॉलम्स और बना लेने हैं। कैसे? जैसे ये देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन को सेम हमने यहां पर मेंशन कर दिया। प्रीवियस ईयर का डाटा यानी कि 2019, और ये करंट ईयर का डाटा यानी 2020। ये सब आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको 2 कॉलम्स और साथ में प्रिपेयर करने हैं।
एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कॉलम बनाओ ही ना, सीधा चेंज और परसेंटेज, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरा फॉर्मेट 4 कॉलम्स का बनाना पड़ेगा विद पर्टिकुलर्स। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो अब हम चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली और परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3,26,000 माइनस 2,44,000, तो ये हमारे पास आएगा 82,000। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चेंज देन परसेंटेज। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज जो आपने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई 100। तो 82,000 डिवाइडेड बाय 2,44,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है 33.6%। देन सिमिलरली यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख है, यानी कोई चेंज नहीं, तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 6,96,000, बस इतना याद रखना कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर माइनस करने हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 4,38,000, ये हमारे पास आएगा 2,58,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 58.90%। सिमिलरली लास्ट हमारे पास है 2,98,000 माइनस 78,000, तो ये हमारे पास आएगा 2,20,000। डिवाइड कर देंगे 78,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आएगा 282.05%। अब परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमारा इंक्रीज इतना ही आया है। लास्ट में टोटल का भी आपको कंपैरिजन करना है, 14,20,000 माइनस 8,60,000, तो ये हमारे पास आएगा 5,60,000। डिवाइड कर देंगे 8,60,000 से और मल्टीप्लाई 100, यानी फाइनल हमारे पास कितना आएगा 65.11%। तो जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी है तो भी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर फॉर्मेट दे रखा है तो और भी इजी है, 2 कॉलम्स आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, वो सेम आपने यहां पर मेंशन कर देने, बिल्कुल सेम, और 2 कॉलम्स आपने प्रिपेयर कर लेने। तो चलिए ऐसे ही अब आप एसेट को भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपके लिए होमवर्क है। एसेट की परसेंटेज, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसकी कितनी परसेंटेज आ रही है कमेंट करके जल्दी से बताइए, और जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट दिया जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।